पढ़ना है सूचना का अधिकार, बच के रहना जो लोग नीचे बैठे हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं। देखो भाई, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं कहाँ? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 डील करता है किससे? मौलिक अधिकारों से। मैं पहले ही बोल रहा था ट्रैक्टर बंद करो। इससे फीलिंग आती है हवाई जहाज वाली, कब टेक ऑफ कर जाए कोई पता नहीं है। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ना है। मौलिक अधिकार में एक अधिकार पढ़ना है, आर्टिकल 19। क्या है? अनुच्छेद 19। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन ना। बोलने के अधिकार स्वतंत्रता है तथा इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति के अधिकार आज़ादी में है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में है क्या? बोलने का अधिकार इसमें शामिल है। बोलने का अधिकार का मतलब शामिल है कि पूछने का अधिकार शामिल है कि नहीं? सवाल पूछने का अधिकार शामिल है। और पूछने का अधिकार अगर शामिल है, इसका मतलब जानने का अधिकार शामिल है कि नहीं? अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो बोलने का अधिकार दिया गया है मतलब कुछ पूछने का अधिकार दिया गया है, और पूछने का अधिकार दिया गया है मतलब आपका जानने का अधिकार दिया गया है। तो जानने का अधिकार, राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट, कि हमारा अधिकार है, जानने का अधिकार है, कि फंडामेंटल राइट है हमारा। और राइट टू नो फंडामेंटल अधिकार है, अर्थात जानेंगे क्या? जानेंगे आप सूचना ही मांगेंगे किसी से, तो सूचना का अधिकार इसी के अंदर शामिल हो जाता है। और सूचना का अधिकार बेसिकली भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के भाग ए में क्या है? शामिल हुआ है। तो जो सूचना का अधिकार है कुछ इस तरह से डिराइव होता है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम हमको पढ़ना है, आरटीआई अधिनियम 2005, हमको ये पढ़ना है आरटीआई अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005। तो इसका स्रोत जो है, हाँ बोलो ना। अब SC/ST एक्ट वाला बाद में पूछ लीजिएगा, अलग पूछ लीजिएगा, वो खत्म हो गया। कल SC/ST एक्ट तक थे, अब तो खत्म ही हो गया। SC/ST एक्ट खत्म हो गया है ना? हाँ, पूरा पढ़ा दिया SC/ST एक्ट। आप नहीं रहे होंगे वो अलग बात है। अरे कल SC/ST एक्ट परसों सैटरडे को पढ़ा के गया हूँ ना मैं। ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आप लोग नहीं आएंगे तो मेरी गलती थोड़ी है। हाँ, सैटरडे क्लास हुई थी और आरटीआई एक्ट पढ़ाए, उसमें पढ़ाया गया था सूचना का अधिकार। अरे वो क्या बोलते हैं, SC/ST एक्ट। और उस दिन जाते जाते ये भी कहा गया था कि ये खत्म हो गया है, अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है आरटीआई एक्ट पढ़ना है, ये भी बोला गया था क्या? कुछ काम भी दिया गया था क्या? हाँ, आप नहीं हैं ये आपकी गलती है, हमारी गलती तो नहीं है। आधे लोग नहीं के पक्ष में, आधे लोग हाँ के पक्ष में। ऑनलाइन जुड़े थे क्या आप लोग? आए थे? ऐसा नहीं हुआ है कि आप धारा 14 नहीं लिखवाया गया है? लिखवाया क्या था? हमने कहा था कि पढ़ लेना भाई। मतलब उसके बाद इतना टाइम था कि मैं 2 मिनट फालतू बकवास करके गया था, ये कि तुम लोगों को ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो ये होगा तो वो होगा, फालतू बकवास करके, जो कि मैं नहीं करता हूँ क्लास में। वो तब करता हूँ जब मुझे टाइम काटना रहता है, वरना मैं नहीं करता हूँ। तो कुछ आप भी मेहनत करेंगे, ठीक, कुछ मेहनत आप भी करेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 पढ़ना, पता पूरा रिदम ही ब्रेक कर दिया SC/ST एक्ट के चक्कर में। एक छोटा सा है, आप पढ़ लीजिएगा। चलो, कुल मुद्दे की बात इतनी है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, इसका स्रोत, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और भारत के संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार? तो सर अनुच्छेद 19(1)(a), जिसके तहत शामिल है बोलने का अधिकार। बोलने के अधिकार का मतलब है पूछने का अधिकार। पूछने के अधिकार का मतलब है जानने का अधिकार। जानने का अधिकार का मतलब है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और यही से बनता है भारत के संविधान में इस अनुच्छेद को 19(1)(a) को सही तरीके से लागू करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है आरटीआई एक्ट 2005। ठीक, तो पहली लाइन तो यही लिख लीजिए,
पहली लाइन यही लिख लीजिए, सूचना के अधिकार में लिखिए इसमें, सूचना के अधिकार का अर्थ है, सूचना के अधिकार का अर्थ है सूचना के अधिकार का अर्थ है कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार को कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार को उसके कार्यालय या विभागों से उसके कार्यालय या विभागों से किसी भी प्रकार की जानकारी या सार्वजनिक सूचना किसी भी प्रकार की जानकारी या सार्वजनिक सूचना का अनुरोध कर सकता है, का अनुरोध कर सकता है। अंग्रेजी रूपांतरण, राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स any Indian citizen, right to information means any Indian citizen can request information, any Indian citizen can request information or public information or public information from any offices or departments of the central and state government लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने के अधिकार में शामिल माना जाता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने के अधिकार में शामिल माना जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज a fundamental right considered under right to information is a fundamental right considered under Article 19(1)(a) of Part 3 of Indian Constitution. Article 19(1)(a) of Part 3 of Indian Constitution. नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग डालिए, आरटीआई अधिनियम 2005। आरटीआई अधिनियम सूचना का अधिकार 2005, आरटीआई अधिनियम। अब इसके बाद कभी भी इसको हम लोग आरटी पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही बोल करके ख़त्म कर देंगे। आरटीआई अधिनियम 2005 बस ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुल
6 अध्याय हैं, टोटल 6 अध्याय हैं, 2 अनुसूचियां रखी गई हैं और इसके तहत संशोधन एक बार 2012 में किया गया और फिर बाद में भी संशोधन किया गया। ठीक, कुल 31 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं, 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स में कुल 31 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं और इन सब धाराओं के अंदर कुल 2 तरह की अनुसूचियां हैं। एक अनुसूची कहता है कि जब आरटीआई आप दे रहे हैं तो उसमें शपथ में लिखेंगे कि आप जो सूचना दे रहे हैं वह आपकी जानकारी में सत्य है और उसके शपथ का प्रारूप है अलग अलग ऑफिसर्स के लिए। और दूसरी तरफ लिखा गया है कि दूसरी अनुसूची जिसमें संगठन जिन पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होता है। भारत के कुछ संगठन हैं जिन पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होगा, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिस पर आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत जो कूटनीतिक मामले हैं उसमें आप सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। मान लो आप पूछने लगे कि सूचना के अधिकार के तहत हमको बताओ कि भारत ने अपना एटम बम कहाँ छुपा रखा है, तो ऐसा अधिकार नहीं मांग सकते आप, सरकार ये चीज़ें नहीं देगी। एक दूसरी बात कि आप किसी निजी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी है तो उसके ऑफिस की जानकारी ले लीजिए, पर आप ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, आप ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि उसके बारे में निजी सूचनाएं क्या क्या हैं। तो आप उसके बारे में निजी सूचनाएं नहीं मांग सकते, आधार कार्ड नंबर नहीं मांग सकते, ऐसी सूचनाएं नहीं मांग सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होता है। आप मोटा मोटी इतना समझिए कि इसमें 2 ही बातें होती हैं, या तो रक्षा या कूटनीतिक मामले रहेंगे, रक्षा या कूटनीतिक मामले हैं इसके बारे में, या फिर कोई निजी जानकारी नहीं मांग सकते, कोई निजी जानकारी नहीं मांग सकते, निजी जानकारी नहीं मांग सकते कि किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये नहीं मांग सकते। और तीसरा ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि जिससे किसी के निजता का हनन हो जाए, निजता के अधिकार संबंधित, किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार संबंधित आप सूचना नहीं मांग सकते। जैसे मैं एक उदाहरण ऐसे ही दे रहा हूँ कि आपको हमको सबको पता है कि भारत में एक निर्भया कांड हुआ था, पर हम सबको पता है कि उसका नाम निर्भया नहीं था। अब कोई व्यक्ति कहे तो फिर उसका नाम क्या था, सूचना बताइए, तो कोर्ट आपको ये सूचना नहीं देगी। क्यों? क्योंकि किसी के निजता का अधिकार है, तो उसके निजता के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा। आपको किसी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी, जैसे मान लो कि आपका मन हो गया कि अच्छा बताओ, मान लो आप गए को डीएम ऑफिस में गए और किसी क्लर्क से आपको हो गया लड़ाई झगड़ा, तो आप उसको कर अच्छा तुमको देख लेंगे और आप आरटीआई लगा के मतलब उसके घर का पता बता दो, तो ऐसा नहीं होगा कि घर का पता आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये सब नहीं बता सकते। और रक्षा और कूटनीतिक से मामले में कि बोफोर्स मामले में कितना घोटाला हुआ, कौन डील कर रहा था, क्या था, ये सब आप नहीं पूछ सकते। तो कुछ चीज़ों पर लागू नहीं होता है। इसमें कई सारे प्रावधान थे, जैसे सूचना के अधिकार पहले आया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस पर लागू होता है कि नहीं, तो चीफ जस्टिस के ऑफिस पर सूचना का अधिकार लागू होता है और खूब अच्छे से होता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दिया कि 3-2 के मुकाबले ये माना गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार में आता है। दूसरा पूछा गया क्या प्रधानमंत्री का ऑफिस पीएमओ भारत के सूचना के अधिकार के तहत आता है। प्रधानमंत्री का ऑफिस यस सर यह भी आता है, परंतु पीएमओ के अंदर आप कूटनीतिक स्ट्रेटेजिक मामले या रक्षा के मामले नहीं पूछ सकते। जैसे एटॉमिक बम डिपार्टमेंट जो है ये प्रधानमंत्री के अधीन आता है, पीएमओ के अधीन आता है, तो उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। पर मतलब कि आरटीआई यहाँ भी लागू होता है, लेकिन उसके दायरे फिक्स कर दिए गए हैं कि सीमित मामले में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट वाले में, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के ऑफिस में, तो हाँ सर सीजीआई के ऑफिस में लागू होता है, यहाँ पर भी होता है, पर यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड है मामला, बहुत ज़्यादा लागू नहीं होगा। फिर इनके बारे में आपको पढ़ना है कि प्रारंभिक अध्याय, इसमें क्या सब कुछ पढ़ना है? तो बहुत छोटा आर्टिकल, बहुत छोटा सा धारा है, ये अधिनियम है, पर इसमें बहुत काम की चीज़ें, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए धारा है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए नहीं कि सिर्फ आपके इसमें आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बल्कि इसलिए कि एग्ज़ाम के बाद आप सेलेक्ट होकर के जिस ऑफिस में काम करेंगे वहाँ पर भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पर आप सूचना देने वाले में होंगे, आपसे लोग सूचनाएं मांगेंगे। आप जिस भी विभाग में पोस्टेड होंगे, जिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे, आपसे सरकार के नेता, जनता, आम जनता सब आपसे सूचनाएं मांगेंगे। इवन आप जानते होंगे कि आप पढ़े हैं कि संसद के जो प्रश्न होते हैं, संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2-3 तरह से पूछे जाते हैं, या विधानसभा में प्रश्न 2-3 तरीके से, लिखित, मौखिक इत्यादि इत्यादि, स्टार्ड, अनस्टार्ड पढ़े होंगे, तारांकित, अतारांकित। तो ऐसे प्रश्न जिसका लिखित में जवाब देना है वो भी कौन देता है? वो मंत्री जरूर पढ़ता है वहाँ पर वो जवाब उसका विभाग देता है, डिपार्टमेंट देता है। इसीलिए आप सुने होंगे
कि जो लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, विधानसभा में, आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि उसके लिए कुछ 14 दिन 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। तो वो समय देना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उस फलाने डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कि भैया आप सूचना निकाल करके दीजिए, तो वो सूचना निकाल के देगा, फिर उसका डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा वो संसद के पटल पर रखता है। तो इस तरह से सूचना के अधिकार आप अपने डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, जो लोग बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी सी गलती आपकी, अगर आपको सूचना के अधिकार का सही मायने में अच्छे से जानकारी नहीं है, तो थोड़ी सी गलती आपको सस्पेंशन या टर्मिनेशन पर पहुंचा सकता है। माइक चालू है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर हमारा ही एक चेला यहीं से पढ़ा हुआ कंपटीशन कम्युनिटी से ही अभी पेंड्रा मेरे भाई बेचारा सूचना के अधिकार में फंस गया है। ठीक, तो सिलेक्टेड था पीएससी में, अभी कुछ दिक्कत आ गई उसको। तो सूचना के अधिकार की जानकारी आपको न सिर्फ क्लास में रखना है, एग्जाम में रखना है, बल्कि एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद भी इसके एक एक प्रावधान का बड़ा इस्तेमाल करता है। धारा 7 धारा 8 को खूब अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो इतनी बातें आपको सूचना के अधिकार में पढ़ना है। फिर सूचना के अधिकार को कब इनेक्ट किया गया? तो 2005 में इनेक्ट किया गया, इत्यादि इत्यादि इसके बारे में जानना है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा कि सूचना के अधिकार में उद्देश्य क्या है। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य देख लो क्या क्या। इसमें से किसी को कुछ बनाना तो नहीं है, कुछ छापना है आपको? छापना हो तो छाप सकते, नहीं तो आगे बढ़ें, 2 मिनट ले लीजिए। बनाना हो तो बना सकते, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें से सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। अनुसूची वाली बात कि अनुसूची कितने हैं, 2 हैं, और दोनों अनुसूचियों में क्या क्या चीज़ें। तो बस फटाक से बस ये वाली लाइन लिख लीजिए, बीच वाला लिख लीजिए, बाकी सब तो है ही है, बाकी सब तो पढ़ेंगे आप। आपको बस इतना सा लिख लेना है, बस ये वाला लिख लेना चाहिए। लिख लिए, बाकी सब तो कोई काम की चीज़ नहीं है। लिखिए आरटीआई अधिनियम 2005 के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। पहला लिखिए सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंटल वर्क या गवर्नमेंट वर्क। दूसरा लिखिए सरकारी अधिकारियों की, सेकंड पॉइंट, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। तीसरा लिखिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। टू कंट्रोल द करप्शन, कंट्रोल द करप्शन। नेक्स्ट लिखिए शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में नागरिकों को भागीदार बनाना,
तथा उनका सशक्तिकरण करना, तथा उनका सशक्तिकरण करना। टू इंक्लूड एंड एम्पावर द सिटीजन्स, तथा उनका सशक्तिकरण करना, टू इंक्लूड एंड एम्पावर द सिटीजन्स इन गवर्नेंस। ठीक, उद्देश्य आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन सूचना मांग सकता है? चूंकि ये सब अधिनियम के अंदर डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग ऐसा बस थोड़ा सा लिख सकते हैं। कौन कौन मांग सकता है भाई? भारत देश का, हाँ तो लिख लो पहला, भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये इतना आसान शब्द तो नहीं लिखा है। मतलब कि कोई व्यक्ति बिहार से आकर के रह रहा हो पर वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से सूचना मांग सकता है, भले उसका कोई लेना देना नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि कोई व्यक्ति कहीं किसी भी राज्य का हो लेकिन वो दूसरे राज्य का सूचना मांग सकता है, दूसरे राज्य का सूचना मांग सकता है। कोई भी नागरिक भारत का सूचना मांग सकता है। दूसरी बात ये भी समझिए कि सूचना मांगने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। लिखो, सूचना मांगने के कारण बताना अनिवार्य नहीं है। सूचना मांगने के लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं है। There is no need, there is no need to specify the reason, there is no need to specify the reason to seek the information, SEEK, to seek the information। ठीक, ठीक, इतनी सारी बातें हैं इसमें कि कौन कौन मांग सकता है, कौन नहीं मांग सकता है, यही सब हमने पढ़ा है भाई। देखो कौन मांग सकता है, तो देखो ये इतनी बातें हमने पढ़ी हैं कि सर ये सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में है। प्रत्येक नागरिक को जानकारी मांगने का अधिकार है। कब आया? तो 2005 में आया था सर। 2005 में अधिनियमित किया गया, पास किया गया संसद से, 2005 में ही लागू कर दिया गया। केवल एक व्यक्ति ही आरटीआई सूचना का प्रयोग कर सकता है, कोई समूह या कंपनी का नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये वाला लिख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ही आरटीआई सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है, कोई समूह या कंपनी नहीं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। हाँ, हमको पढ़ना है फिर इसके प्रारंभिक परिचय की तरफ चलते हैं। धारा 1 सबको पता है क्या होगा? प्रारंभिक परिचय की बात करता है, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, है तो ऐसा ही कुछ। प्रारंभिक परिचय, प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन की बात करता है ये। नाम क्या है तो आप जान ही चुके हैं, नाम क्या है? सूचना का अधिकार है।
शॉर्ट में अपन इसका नाम रखें आरटीआई एक्ट। अधिनियमित हुआ जून 2005 में। अगर मैं सही हूँ तो शायद 12 जून को अधिनियमित हुआ है ये, 15 जून को। लागू हुआ है कब से? अक्टूबर 2005। प्रभाव कहाँ कहाँ पर है? तो संपूर्ण भारत। ठीक, इतना तो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, इतना तो सबको पता ही था, है कि नहीं? देखो वैसे तो इसमें डेफिनेशन 2A से शुरू होता है और 2J तक के पढ़ना है, पर सब के सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सब के सब लिख तो ले रहे हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? जैसे देखो 2A लिखता है कि समुचित सरकार क्या होगी, लिखते चलो मेरे साथ आप भी। 2A बात करता है किसकी? समुचित सरकार की परिभाषा, बाद में इसको अपन डिफाइन कर लेंगे। 2B बात करता है किसका? तो सूचना आयोग की बात करता है, कहते हैं सूचना कमिश्नर कौन होंगे, कमीशन क्या होगा, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करता है। और इसके लिए इसको यहाँ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन सब पर अलग अलग एक एक धाराएं पढ़नी है हमको। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अंग्रेजी माध्यम वाले ध्यान दें। समुचित सरकार भी तो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कहते हैं भाई, इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। 2B हो गया। 2C लिख लीजिए। 2C होता है केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी। ये सूचना आयुक्त लिखना, सूचना आयुक्त लिखना, सूचना आयुक्त लिखना। केंद्रीय सार्वजनिक सूचना आयुक्त 2C। 2D लिख लीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक। 2E लिखिए, 2E लिखिए, प्राधिकरण, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 2F लिखिए, सूचना कि कौन सी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। 2F में लिखा गया है सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन। ठीक। 2G लिखिए,
2G लिखिए, प्रेस्क्राइब्ड, और ऐसे ही लिख दीजिए, इसका हिंदी अभी याद नहीं आ रहा है, प्रेस्क्राइब्ड है 2G, प्रेस्क्राइब्ड। कोई बता दो हिंदी इसकी भाई, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2H लिखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, 2H लिख लीजिए, सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी। 2I, 2H के बाद I आता है ना, 2I लिख लीजिए, रिकॉर्ड, टू आई लिखिए रिकॉर्ड, 2J लिखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इतनी परिभाषाएं हमको पढ़नी है। क्या सब के सब रट्टा मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। अपन एक ये पढ़ेंगे, एक ये पढ़ेंगे, एक बहुत खुश होंगे तो ये पढ़ लेंगे। ये 3 तरह की परिभाषाएं पढ़नी है हमको। सर बाकी को छोड़ देंगे क्या? तो नहीं, ये सब अपने आप में एक एक धारा है। जैसे सूचना, ये धारा 3 में पढ़ना है, ये अपने आप में एक एक धाराएं हैं, इनके बारे में आपको डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा। तो परिभाषाओं में तो यही 3 पूछा जाता है, बाकी सब तो नहीं पूछा जाता। कौन कौन सी परिभाषा पूछी जाएगी आपसे? तो 2A पूछा जा सकता है, समुचित सरकार। इन्फॉर्मेशन, सूचना पूछा जा सकता है, जो कि आप धारा 3 में पढ़ेंगे। 2C आपने लिखा होगा CIC के बारे में, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। 2C सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पढ़ा होगा आपने। फिर 2I पूछा जाता है, रिकॉर्ड, और 2J राइट टू इन्फॉर्मेशन। इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक 2F पढ़ लेंगे। इतनी सारी बातें हमको पढ़ना है। तो जो हमको 4 पढ़ना है वो 4 यही पढ़ना है, 3, 2A, 2F और 2J। बाकी सब के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी इच्छा है, आप अगर सच में रट्टू तोता है, रोट मेमोराइजेशन आपका अच्छा है, तो आप पढ़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप रटने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु सलाह ये है कि ना रट्टा मारें, इतना ही पढ़ लें तो बहुत हो जाएगा। इतना पढ़ लेंगे तो अपन पास हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पास होने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर कोई बहुत PhD करने तो आए नहीं हैं। सूचना का अधिकार पर हम लोग को कोई, कुछ लोग अगर सूचना के अधिकार का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं डेप्थ में जा करके, एक एक लाइन, एक एक शब्द को। सूचना के अधिकार का बहुत इस्तेमाल होता है। देखो, तुम देखोगे कई वकीलों को देखोगे कि शक्ल देख करके लग रहा है कि इसको मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं आता होगा, लेकिन पैसा खूब कमाता है, बस एक ही सख्त नियम से। चलो माइक बंद करेंगे तो पढ़ा देंगे उसको, अभी नहीं, आओ मुद्दे पर। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 2A में क्या है? लिखो 2A, समुचित सरकार। बताएंगे आप लोगों को कि कैसे अपनी गरीबी, अपनी भूखमरी दूर कर सकते हो। तरीके बहुत हैं, बस दोस्त अच्छे पालना है जीवन में। जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, पोस्टेड हो गया, मान लो कि राहुल सेलेक्ट हो गया कल को, तो हम सब मिठाई उठाई खिलाएंगे, पार्टी देंगे इनको। ये नहीं देगा, हम लोग देंगे। क्यों देंगे? कि राहुल, जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी तुम्हारी ना, बस तुम इतना बताना कि वहाँ पर फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको लगा देगी ड्यूटी। आवास मिला 1 लोग का है, पैसा 5 लोग का उठा लिया गया है। सरकारी डिपार्टमेंट होता ही होता है, ठीक। अब राहुल ने बता दिया भैया पैसा 5 लोगों का उठा लिया गया है, हम लगा देंगे RTI और राहुल से फिक्स करेंगे कमीशन। राहुल ही ऑफिस से सूचना देगा, और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है फिर उससे अपन क्या करेंगे? डील करेंगे। कैसा? अदालत के बाहर जाके, कि या तो डील कर लो, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी। अब वो जेल जाने से बचने के लिए कहेगा डील करो। तो 4 मकान का पैसा खाया था, क्योंकि बनवाया 1 था, पैसा 5 का निकाला है, 4 का पैसा खाया है, तो इसको क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, 2-2 बराबर बराबर बटेगा, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहो। अब सोचो, महीने में अगर तुमने एक भी ऐसा कर दिया कांड, 2-2.5-4 लाख रुपए तो कहीं नहीं जा रहा है। तो सूचना का अधिकार इसलिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाने।
मैं साफ बोल रहा हूँ, आप मतलब ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सूचना का अधिकार का बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है इस देश में, और करना भी चाहिए। जब सरकार ने एजेंडा दे रखा तो देना भी चाहिए। सरकार ने इसीलिए तो बनाया था कि नागरिक सशक्त हो। सरकार ने तो इसीलिए बनाया ना कि नागरिक सशक्त हो। तो नागरिक कैसे सशक्त होंगे? ऐसे ही तो होंगे। बस एक सेकंड। फ्री में मैं अपना धन खा खा करके तुम लोगों को कितना ज्ञान दे देता हूँ। तो ये सब काम होता है। आरटीआई का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कई वकील ऐसे हैं जो सिर्फ सूचना के, तुम सुनोगे कि वो क्या है, आरटीआई विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, उनका सरकार के अंदर बढ़िया फिक्स किया हुआ है, राहुल टाइप 4 लोगों को बैठा रखे हैं। और फिर राहुल को कहे तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस सूचना दे देना है। भेंट मुलाकात होगी राहुल से, कैसे गए थे, तो गुरु जी से मिलने गए थे, पढ़ाए थे हमको, और आकर के क्या बता रहे हैं, सर वो जो ब्लॉक है ना, वो जो तहसील है, वहाँ पर एक अधिकारी वो इतना पैसा खाया है, वहाँ पे इतने का पास हुआ है, इतना नहीं हुआ। अब वो सूचना पहुँचेगी, प्रथम अपील तक के आएगा, और उसके बाद फिर वहाँ से डील होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड कैसे डील करना, ये होता है। और बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं। हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको किसी के बारे में जानकारी है मुझे छोड़ के, तो आप लोग उसके बारे में सरकार को बता सकते हैं कि किसी ने सूचना के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हुआ था, न कि नागरिकों को आर्थिक रूप से पैसा नहीं छोड़ने के लिए बनाया गया था। पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हर कानून के कुछ लूप होल्स होते हैं, सूचना के अधिकार का भी लूप होल ये है, और बाहर डील होता है। सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, अनडाउटेडली बहुत है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया था ना, कि भ्रष्टाचार के साथ शामिल होने के लिए लाया गया था। हम सब इसमें शामिल हो जाते हैं। सूचना के अधिकार का बहुत इस्तेमाल होता है। खैर आते हैं समुचित सरकार पर। 2A की तरफ लिखो, समुचित सरकार का तात्पर्य किसी ऐसे लोक प्राधिकरण से है। समुचित सरकार का तात्पर्य किसी ऐसे लोक प्राधिकरण से है जो केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार, जो केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित गठित नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए धन से पूर्णतः वित्त पोषित है, पूर्णतः वित्त पोषित है। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए धन से पूर्णतः वित्त पोषित है। पूर्णतः वित्त पोषित है। लिख लिया अंग्रेजी रूपांतरण। द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट means any public authority. Term appropriate government means any public authority in relation to central or state government
any public authority in relation to central or state government which is established controlled which is established, controlled or substantially financed by them, कुल मिलाकर के बात ये है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है दो बातें, एक सर सेंटर वाली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो और इसके जितने डिपार्टमेंट है वो, इसके जितने डिपार्टमेंट और इसके डिपार्टमेंट है वो, प्लस इसके द्वारा कोई कंपनी अगर ओन की जा रही है, कोई इनके द्वारा कंपनी ओन की जा रही है, मतलब मालिक है जैसे पीएसयू वगैरह हैं वो, या इसके द्वारा जितने स्टैब्लिश्ड हैं कोई कंपनी है जो इसके द्वारा स्थापित किया गया है कंपनी, जैसे बीएसएनएल टाइप, या फिर इसके द्वारा कोई वैसा जो फाइनेंस्ड है जिसको आप इन्होंने वित्त पोषित किया हुआ है, फाइनेंस्ड है वो, और ऐसा ही यहाँ पर भी। तो ये जितने भी लोग जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मंत्रालय हो, मंत्रालय का कोई विभाग हो, विभाग या फिर सरकार के द्वारा स्थापित कोई संस्थान हो, या सरकार के द्वारा जिसमें मालिकाना हक हो, या सरकार के द्वारा जिसको वित्त पोषित किया गया है, ये किसी भी तरह के विभाग या कंपनी या संस्थान वो किसके अधीन आते हैं? समुचित सरकार के अधीन माने जाएंगे। और इन सब के बारे में, इन समुचित सरकार के अधीन माने जाएंगे और इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं? सूचना प्राप्त कर सकते हैं बाय आरटीआई अधिनियम। कौन? तो भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी उसके द्वारा उसकी कोई मंत्रालय हो, मंत्रालय के अलावा या तो हो सकता है उसका कोई विभाग हो, या हो सकता है कि उसके द्वारा स्थापित हो, उसके द्वारा मालिकाना हक हो, जो भी जहाँ पर भी सरकार का हस्तक्षेप है वो सभी इसमें शामिल हैं, समुचित गवर्नमेंट में शामिल है। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, 2A के तहत ये सब इसमें शामिल होते हैं। देन दूसरा हमको पढ़ना है 2A के बाद हमको पढ़ना है 2F। 2F लिखिए सूचना। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? 2F में किस तरह के इंफॉर्मेशन लिए जा सकते हैं? 2F में सूचना है। लिखिए यहाँ सूचना में के यहाँ सूचना का अभिप्राय निम्नलिखित प्रकार से है। सूचना का अभिप्राय निम्नलिखित प्रकार से है। Here the term information is referred to following। निम्नलिखित प्रकार से है, सूचना निम्नलिखित प्रकार से उसमें शामिल हैं जो भी है। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीधा सीधा लिखो, सूचना में शामिल है। पहला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। दूसरा कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स। तीसरा ज्ञापन मेमोज या मेमोरेंडम। ज्ञापन मेमोज या मोमोज मत लिख देना, मेमोज MEMO मेमोज। नेक्स्ट लिखिए ईमेल्स, मत ओपिनियन, सलाह एडवाइसेस, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जिसको कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज।
आदेश यानी ऑर्डर्स, संविदा कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, कागज पत्र पेपर्स, कागज पत्र पेपर्स, नमूने सैंपल्स, नमूने सैंपल्स, मॉडल्स, प्रोटोटाइप मॉडल अंग्रेजी में प्रोटोटाइप या मॉडल तथा अन्य ऐसी सूचनाएं, नेक्स्ट पॉइंट में तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जहां लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, जहां लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, जहां लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, एंड अदर सच इंफॉर्मेशन which are in reach of, other such information which are in reach of public officer, public officer. then लिखिए 2J, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। लिखिए ऐसी प्रत्येक सूचना जो लोक प्राधिकारी के पास था, ऐसी प्रत्येक सूचना जो लोक प्राधिकारी के पास था या उसके नियंत्रण में है, या उसके नियंत्रण में है, कॉमा, उसे पाने का अधिकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, कॉमा देके उसे प्राप्त करने या पाने का अधिकार सूचना के अधिकार में आता है। आर्टिकल 2J में लिख लीजिए, एनी सच इंफॉर्मेशन which lies under public officers comma is considered as right to information, is considered as right to information। फिर हमको ये सेक्शन 2 वगैरह पढ़ लिया, फिर हमको सेक्शन 6, 7, 8, 24 यही सब कुछ खास सूचनाएं हैं जो हमको प्राप्त करना है। बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है। तो यहाँ से फिर आगे कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें से काम की चीज़ क्या है, तो इसमें काम की चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इसमें काम की चीज़ एक ये धारा 11 है, धारा 12 है, फिर धारा 12-11 के बाद आता है इसमें सेक्शन 14 कि कौन कौन से CIC क्या होते हैं, कौन होता है CIC के बारे में खूब डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना। ये पॉलिटी में भी काम आता है, ये यहाँ पर पेपर 7 में भी काम आता है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन होता है, कैसे आता है, अगर आप व्यापम जैसे एग्जाम देने तो छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके डेप्थ में थोड़ा थोड़ा कल चलेंगे और कल ही इसकी समाप्ति की घोषणा करी जाएगी, कल ही पढ़ लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोशिश करेंगे कल ही समाप्त हो जाए, और मैं भी परसों आधा घंटा लगेगा तो ख़त्म कर लेंगे इसको। ठीक, तो इतनी बातें सूचना के अधिकार में पढ़ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।